गुड इवनिंग। देखिए आज आप लोग का साइंस वाला पेपर है, टेस्ट पेपर। अभी तक हम लोग 5 पेपर ज्योग्राफी वाला किए हैं। अब लगभग 5 पेपर साइंस वाले चलेंगे। इसके बाद फिर से ज्योग्राफी वाला चला हुआ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको साइंस को समझिए। इसमें भी 25 की सीरीज, ठीक ना। अब इसमें अगर देखा जाए कि कुछ तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे चाल की असाई इकाई क्या है, बताओ। चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या होगा। आसान क्वेश्चन। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसे बैठे व्यक्ति के पीछे पीछे की तरफ झुक जाता है। यह कथन किसका है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, नन ऑफ दीज, क्या होगा बताओ। देखो, न्यूटन ने ये जो किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में न्यूटन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। प्रथम नियम, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना डाला जाए, ठीक है ना। इसे ही जड़त्व का नियम कहा गया। उदाहरण के रूप में अगर चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए, आगे की तरफ झटका लगेगा। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़े तो पीछे की तरफ झटका लगेगा। पेड़ को हिलाने से फल नीचे टूट कर आ जाएंगे, पत्थर मारने से फल टूट के नीचे आ जाएगा। कांच पर गोली चलाने से छेद हो जाएगा, पत्थर मारने से कांच चकनाचूर हो जाएगा। तो ये सब जो है ना प्रथम नियम है। तो ये भी यही क्या है कि व्यक्ति पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, झुकेगा। तो न्यूटन का प्रथम है ना। न्यूटन का जो दूसरा नियम है ना, उसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण है। संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें आप जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक। इसमें कहा गया किसी वस्तु पर डाला गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो एफ जो है वो बल है, मास है और ये एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर बल ना डालो, एफ का मान 0 कर दोगे तो ए का मान भी 0 हो जाएगा, लेकिन एम का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एम द्रव्यमान है और द्रव्यमान कभी 0 नहीं होगा, मास कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। क्या हो जाएगा आपका, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। सीधी सी बात है, अगर कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाए तो बाल्टी कुएं में और खींचने वाला पीछे की तरफ गिरेगा। बंदूक चलाते समय पीछे की तरफ झटका लगता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉकेट का आगे बढ़ना क्या हो जाएगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम, सिंपल सी बात। और एक सिंपल भाषा में समझो, न्यूटन के तीनों नियम। जैसे दूसरा नियम है क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी हाथ पीछे कर ले। अगर कोई क्रिकेट को, आप सब लोग परिचित हैं, अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो वो हाथ किए है, हाथ में बॉल ही ना आए, हाथ में बॉल ही नहीं आई, बॉल तो बगल से निकल गई, कौन सा नियम, पहला। कौन सा, दूसरी बात, बॉल आई वो खिलाड़ी नहीं, वो अनाड़ी है, हाथ यही लगाए है, तो बॉल ने हाथ को मारा, हाथ ने बॉल को मारा, बॉल उछल जाएगी, कौन सा नियम, तीसरा। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, बॉल की गति में परिवर्तन कर दिया, एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर, ये बात समझ में आ गया नहीं आ गया, वो कौन सा नियम हो गया, दूसरा। जैसे आप कभी ट्रैक्टर में बैठे होगे, ट्रैक्टर में बैठने पे जर्क लगते हैं, धचका लगते हैं, क्योंकि वहां पे कोई कमानी नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है। लेकिन गाड़ियों में सॉकर लगाए जाते हैं। सॉकर का मतलब होता है शॉक एब्जॉर्बर, धक्के को सहन करने वाला। तो गाड़ियों में सॉकर लगाए जाते हैं। कूदने के लिए अखाड़े का प्रयोग किया जाता है, या क्रिकेट की गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींच लिया जाता है। ये सब कौन से नियम है, तो दूसरे नियम है। कुल मिला के वेग परिवर्तन, धचका लगना था उतना नहीं लग पाया क्योंकि सॉकर ने उसको शॉक कर दिया। अखाड़े में कूदे उतना नुकसान नहीं हुआ,
और इसी प्रकार से आपने कहा कि आप गेंद को पीछे खींचा तो उसका कुछ गति कम कर। तो ये तो पहला नियम है, लेकिन हमने आपको दूसरा भी समझाया और तीसरा नियम भी बताया। ठीक ना, समझ में आया बात कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुदाब बोलो। 1013.25 मिलीबार के 985 या 886 या 1100, बोलो कितना होगा? वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। वायु दाब किससे मापा जाएगा? बैरोमीटर से। ये बात समझ में आ गया आपका? तो समुद्र तल इसलिए है कि समुद्र का तल समान माना जाता है, जितनी भी ऊंचाई है वो भी कहाँ से ली जाएगी? आपका समुद्र तल से ली जाएगी। ये बात समझ में आ गया आपका? तो समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? 1013.25। अगर वायु दाब अचानक गिर गया, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिर रहा है, तो तूफान आने की संभावना होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक सडनली गिर रहा है तो निश्चित सी बात है कि तापमान बढ़ेगा, तब तो वायु दाब घटेगा ना, तो वायु दाब घटेगा तो तूफान आना एकदम निश्चित। समझ में आया बात? ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या। चौथा क्वेश्चन है, दो रेल की पटरियों के बीच हाँ क्या है? धात्विक निम्नलिखित में से किसके प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? जैसे आपने रेल देखी, आपने रेल रेल में बैठे हो? अच्छा, तुम रेल में बैठे हो, ये बताओ। रेल का मतलब पटरी, पटरी पे बैठे हो। रेल का मतलब ट्रेन नहीं, पहली बात तो अच्छे से समझ लो। रेल का मतलब पटरी, रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। रेलवे नेटवर्क, सीधी लीनियर रेखा, उसे कहते हैं रेल। जैसे छत पे खड़े हो तो रेलिंग पे खड़े हैं, सीधा रेल कहते हो उसको। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो रेल का मतलब पटरी, चलने वाली गाड़ी। कभी स्टेशन पे जाओगे तो वो कहेगा कि ट्रेन नंबर इतना इतना। समझ में आ गया नहीं आ गया? वो ये नहीं कहेगा कि रेल नंबर, या हिंदी में कहेगा तो गाड़ी नंबर। रेल का मतलब पटरी नंबर थोड़ी कुछ होगा। समझ में आया बात नहीं है? तो रेल का मतलब पटरी, रेल का मतलब गाड़ी का मतलब उस पर चलने वाली। ठीक है ना। तो ये देखो पटरियां आपके बगल से निकली, ठीक है। तो पटरियां बेटा जो बिछाई जाती हैं उनके बीच में थोड़ा स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। अब आप इस स्थान को ना समझ लेना कि ये स्थान है। इसके जो दो पटरियों के बीच की दूरी कितना? दो पटरियों के बीच दूरी कितना? दो पटरियों के बीच की जो दूरी है उसे गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गेज तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ये जो तुम बगल में अपना देख रहे हो, ये ब्रॉड गेज क्या है? भारत की लगभग 95 से अधिक जो रेलवे है, मतलब जो पटरियों का जाल है, वो ब्रॉड गेज में है। 1.67 मीटर। समझ में आया बात नहीं है? इसके बीच में जो है ना कितना फैसला है? 1.67, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि रेलवे का पूरा सिस्टम समझ लीजिए आप लोग। ये जो पटरियां आपको दिख रही और इन पे जो है ना पहिया, और पहिया के बीच में ये जो एक्सल लगा है, यही रेलवे सिस्टम। अब आप सोचो कि एक मालगाड़ी को आपने देखा होगा, और मालगाड़ी में आप ये भी देखे होंगे कि मालगाड़ी पे कुछ लिखा होता है। तो एक तो उसका जोन लिखा होगा, कोई उप्पू कोई धप्पू लिखा होता ना। दूसरी बात उसकी कैपेसिटी लिखी होगी, क्षमता। तो किसी पे 55 टन लिखी होगी और किसी पे 70 टन। 70 टन का मतलब 700 कुंटल उसमें उसकी कैपेसिटी है। कितना? एक कंटेनर की बात है। और 300 कुंटल का वो स्वयं में है। समझ में आ गया? मतलब जो है ना 100 टन माल इसमें लदा है। किसमें? एक बोगी में, रेलवे में। एक बोगी में कितना? और 100 बोगी लगी। एक मालगाड़ी में कितनी बोगी? और 100 की स्पीड में भाग रही है। किन पर? इन दो पटरियों पर जिनका फाउंडेशन नहीं है, गट्टी पर रखी है।
यकीन ना हो तो बगल में देख के आओ। जो स्लीपर हैं वो गट्टी पर रखे हैं, कहीं पर फाउंडेशन। यही रेलवे का चमत्कार है। कुछ सेंटीमीटर अगर पटरी फैल जाएगी तो रेल से खेल खराब हो जाए, रेलवे क्या हो जाएगी, पलट जाए। उसमें आप बड़े आराम से जाते हैं, अपनी बर्थ खोलते हैं और सो जाते हैं, और 99.9% तो बढ़िया पहुंच जाते हो। अब 1% की बात अलग, 0.1% की बात अलग है कि अब सोते ही रहो, लेकिन समझ में आया बात तुम्हें? ठीक है, तो रेल जो है एक ऐसा सिस्टम है, रेलवे सिस्टम, जो कि भारत में सबसे अधिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, रेलवे में। ये बात समझ में आया बात तुम्हें? सरकारी क्षेत्र में रेलवे अभी एक बड़ा नौकरियां देने वाला संस्थान है, विश्व स्तर पर 15वें नंबर का संस्थान है। आप समझिए, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। अब बात अलग है कि कुछ छटनी की जा रही है, वो नई टेक्नोलॉजी है। अब रेलवे में क्या है, टिकट कलेक्ट, जो टिकट जो देने वाला था वो खत्म हो गया, मशीन है उससे निकालो, प्राइवेटाइज कर दिया। उस समय में ऐसा आएगा कि जो ड्राइवर है वो भी बिना ड्राइवर वाली गाड़ी आ जाए, सिग्नल ऑपरेटर खत्म हो गया, अब सिग्नल ऑटोमेटिक हो गए, स्टेशन मास्टर ही 2-3 काम करता है उतना। तो कुछ नौकरियां जो पहले आती थी, यहाँ एक जमाना ऐसा था कि यूनिवर्सिटी रोड पे मतलब कोई ना कोई रेलवे बोर्ड होता था, किसी न किसी बोर्ड का फॉर्म आता ही रहता, हर महीने 2 बार। रेलवे जोन कितने हैं, 18। कितने हैं, ये बात समझ में गया? उस समय तो 18 ना हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जगह हर महीना कम से कम 2 जोन की आया करती। अब वो दिखती नहीं है, अब वो कैसे भर्ती हो जाती है वो तो भगवान जाने या सरकार जाने। हम तो बता दिया तुम्हें कि रेलवे अभी भी सबसे अधिक नौकरियां देने वाला संस्था। ये बात समझ में गया? जितनी पटरी है सोचो, रोज उसकी चेकिंग होती कहाँ? ग्रुप डी का नाम सुना तुम लोग? ग्रुप डी वाला 2 स्टेशन के बीच में 4 आदमी वहां से आएंगे, 4 आदमी यहाँ से आएंगे, उसमें एक टेक्निकल वाला बैठा है और 2 आदमी धक्का दे के उसमें चढ़ जाते हैं। अब तो वो बैटरी से चलने लगी। अभी तुमने एक देखा होगा, पटरियों के बीच धक्का दे के दौड़ते हैं वो, और फिर उस पर चढ़ जाते थे, अब वो बैटरी से चलने लगा बहरहाल। और चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, तो तुम लोग गर्मी गर्मी करते हो। अब सोचो, ट्रेन में आप यात्रा करते हो और आप तो कम से कम एसी थर्ड में गए और बढ़िया 20 डिग्री में कम से कम बैठे हो, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर, तापमान कितना, 45 प्लस 10 और जोड़ दो, इंजन की गर्मी 55 डिग्री में है, चलाने वाला 55 में, और तुम कितने में? आगे बात समझो। और तो छोड़ो, रेलवे में हमने ये देखा कि जो ड्राइवर होगा, चाहे वो महिला ड्राइवर हो चाहे वो जेंट्स हो, लड़कियां भी ड्राइवर हैं, तो वही जब इंजन चेंज होगा तो वो ड्राइवर ही उसकी कपलिंग निकाल के दूसरा इंजन फिट करेगा, चाहे दिन में 2 बजा हो और चाहे ठंड में भी रात में 2 बजा हो, चाहे पटरी के नीचे गंदगी हो चाहे साफ हो, उसकी कम से कम जो है ना 30 किलो से 35 किलो की कपलिंग एक इंजन से दूसरा वो जोड़ना, बस पाइप निकाल के सेट करना, इंजन ही करेगा, पूरी जिम्मेदारी प्रेशर चेक करेगा। तो रेलवे की नौकरी बहुत टिपिकल, इतना आसान काम नहीं है, गलती स्वीकारना होगी। रेलवे में गलती एक्सक्यूज नहीं है, नहीं तो जिंदगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो रेलवे इसलिए जो है ना बहुत डेडिकेटेड है। अगर रेलवे वाला सो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये बात समझ में आया? जरा सा एक्शन हो गया उस पर दिक्कत हो, ठीक है? तो हाँ, हमने बता दिया तुम लोग को, ठीक। तो यहाँ पर रेलवे गेज एक तो ब्रॉड गेज हो जाएगा, एक क्या हो गया आपका, दूसरा होता है बेटा मीटर गेज। क्या होता? 2 पटरियों के बीच में कितना, 1 मीटर, कितना? और तीसरा होता है नैरो गेज, पास पास होता है। नैरो गेज में 0.67 मीटर या 0.62। तो भारत में नैरो गेज खत्म कर दिया, केवल 4-5 जगह नैरो गेज है। जैसे कालका से शिमला जाओगे तो एक टॉय ट्रेन चलती है, यूनेस्को के अंडर में है वो। डलहौजी को बहुत गर्मी लगती थी तो डलहौजी ने वहां पर रेल लाइन बिछाई थी, वो बिल्कुल नैरो गेज है, छोटे छोटे डिब्बे हैं, 12-15 लोग हैं आते उसमें, और उसमें लगभग 2000 मीटर ऊपर चढ़ना उसको, ऐसे गोल गोल ऊपर। तो कालका शिमला आज भी वो भाप के इंजन से चलती है। समझ में आया बात तुम्हें? पहले तो किराया ऐसे 35-36 रुपए था,
अब भाई मोदी जमाना है तो 200 हो गया होगा, समझ आया बात कि नहीं है। तो बाकी एक नीलगिरी में चलती है दक्षिण में, ऊटी का नाम सुना होगा तुमने, पहले नाम था उटक मंडल, अब नाम है ऊटी। एक मथेरान और एक दार्जिलिंग, ये चारों जगह जो ट्रेन है वो विश्व हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को उसका खर्चा देता है। तो वो ट्रेनें अभी भी भाप का इंजन और नैरो गेज में, बाकी कुछ भाग में नैरो गेज हो सकता है। अब भारत सरकार की योजना है कि पूरी रेलवे लाइन को क्या किया जाए, ब्रॉड गेज। समझ में आ गया आपका। तो आपका इसमें है कि स्थान खाली किसके कारण, रेखीय विस्तार। ठीक है, बिजली के तार जो होते हैं तो कब कसे जाएं, गर्मियों में कि सर्दियों में। बिजली लाइन बिछाई जाए तो गर्मी के सीजन में कि सर्दी में, बताओ। अगर गर्मी में बिछाएंगे तो सर्दी में सिकुड़ जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आ गया। तो गर्मी में अगर आप गर्मी में बिछ वो आपका सर्दी में कसोगे, गर्मी में लूज हो गया, सर्दी में अपनी जगह। ये बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आया कि नहीं है। तो जो बिजली के तार कब कसे जाए, ठीक है ना। चलो, ऊष्मा टॉपिक से क्वेश्चन है तुम्हारा। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन है 2004। दो पतली कमीज अधिक मोटी हो जाती है अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है, नंबर 1। नंबर 2 है, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। तीसरा है कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तीसरा, ऊष्मा विकिरण नहीं होता। बोलो, ऊष्मा जानते हो, ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है, पहले बताओ। ऊष्मा बेटा ऊर्जा है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तापमान नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ऊष्मा ऊर्जा है, तापमान उसका फैक्टर है, कारक। ऊष्मा चलने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां, समझे बात। पहला ही विधि है आपका ऊष्मा का संचरण। इसमें पहली विधि है जिसको कहते हैं चालन, दूसरी है संवहन, कन्वेक्शन कहते हैं, और तीसरी है विकिरण, रेडिएशन कहते हैं। चालन में भी 3 चीजें हैं, एक तो चालक है गुड कंडक्टर, एक अचालक है बैड कंडक्टर, और तीसरा ऊष्मारोधी है, अर्धचालक तो विद्युत में होता है, इंसुलेटर। समझ में आ गया। चालन की क्रिया केवल ठोस माध्यम में होगी, सॉलिड प्रॉपर्टी में। संवहन की क्रिया द्रव में होगी और गैस में होगी। समझ में आया बात कि नहीं आया। जबकि विकिरण जो है बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम, समझ में आया। तो अब चालन में गुड कंडक्टर क्या है, जिसमें ऊष्मा आसानी से पास हो जाए, जैसे ऑल टाइप मेटल, सभी प्रकार की धातुएं, मानव शरीर, अम्लीय जल। अचालक क्या है, तो आपने कहा अचालक में सर जो है ऊष्मा में लकड़ी, प्लास्टिक, समझ में आ गया नहीं आ गया। लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, रबड़ हुई, कपड़ा हुआ, वायु, बर्फ, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर। और ऊष्मारोधी में क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस, क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा, और एबोनाइट। समझे, मतलब इनसे ऊष्मा बिल्कुल प्रसारित होगी। लोहे की रॉड लो, एक साइड गर्म करो, दूसरी साइड गर्म हो जाएगी। लकड़ी को गर्म करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, लेकिन एस्बेस्टस एबोनाइट बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। समझ में आया बात का नहीं है। जैसे तुम पत्थर है, पत्थर को गर्म करो तो पिघलेगा। अच्छा, आज कढ़ाई में डाल के करना करो, पत्थर को गर्म करोगे तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, सोच लो अच्छे से। अच्छा, लोहे को गर्म करो पिघलेगा, बोला लोहा पिघल जाए पत्थर ना पिघले। देखो बेटा, तुम लोग थोड़ा सोचा करो,
सुनो, ये पृथ्वी के अंदर जब आप जाते हो तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। कितना? 32 मीटर पे कितना? मतलब लगभग 100 मीटर पर कितना? 3 डिग्री। 1000 मीटर पर 30। अगर हम 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर कुआं खोद के जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ा? 30 डिग्री। और अगर हम 100 मीटर जाएंगे तो तापमान कितना बढ़ जाएगा? 3000। कितना बढ़ जाएगा? समझ में आया बात का नहीं आया? और जब 3000 बढ़ जाएगा तो ये पत्थर भी पिघल जाएगा। मतलब कुल मिला के आप एक कह लो कि पत्थर मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए इसका नाम मेंटल है। अब समझ में कुछ आया बात का नहीं है? और यहाँ जो कुछ है उसका नाम मैग्मा। मेल्टन मैग्मा। मेल्ट हो जाएगा तो मेल्टन मैग्मा। अब आपने कहा सर हम कैसे माने कि पृथ्वी का 83% भाग मैग्मा के रूप में? तो आप ऐसे मानो कि जब ज्वालामुखी आता है तो यही मैग्मा जब ऊपर आता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहीं ना कहीं तो लिक्विड है ना, तब तो ऊपर आया। और जो जो पत्थर पिघल गया था वो बाहर आके फिर पत्थर बन जाएगा। समझ में आया बात नहीं है? तो पत्थर जब लोहा पिघल जाता है, अगर लोहा लिक्विड ना बनता तो औजार बनता? इंस्ट्रूमेंट कैसे बने लोहे को? हाँ, अब सोचो आप, अब लोहे को पिघलाने के लिए जो भट्टियां बनाएंगे, पहली बात तो वो किसकी बनाए? पत्थर पत्थर की बनाएंगे तो पत्थर तो पिघल जाएगा। लोहे की बनाए तो लोहा भी पिघल जाए। तो उसमें इसकी कोडिंग की जाएगी। किसकी? समझ में आया? बस आया समझ में कि नहीं आया? ना आया हो तो बोलो, आओ कि नहीं आया? चूल्हा देखा है गांव में? खाना बनाती होंगी आपकी मम्मी, नहीं तो नानी दादी जो भी कुछ, कभी ना कभी आपने चूल्हा देखा हो। तो चूल्हा जब दिन भर जलता है तो उसके चारों तरफ की मिट्टी, तो मम्मी क्या करती, सुबह सुबह मिट्टी को घोल के लाके उसकी कोडिंग करती है, जिससे हमारा चूल्हा, उसे कहते हैं अग्नि सह मिट्टी। क्या कहते हैं? अग्नि को सहन करने वाली मिट्टी। तो उनके पास एस्बेस्टस नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे परमाणु भट्टियां हैं, जो बात्या भट्टियां हैं, उनमें कोडिंग किसकी की जाएगी? एस्बेस्टस की, एवोनाइट। समझ में आया? आ गया बात समझ में? नहीं आया? ठीक है। तो ये क्या है कि ऊष्मा का बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होने देगा। समझे आप? ठीक ना? इसके बाद संवहन किस में आता है? द्रव। पानी किस विधि से गर्म होगा? संवहन से। हमारा वायुमंडल किस विधि से गर्म होगा? अरे संवहन से। वायुमंडल तो गैस है ही। वायुमंडल किससे गर्म होता है? सूरज से कि पृथ्वी से? बोलो। किससे गर्म होगा? पृथ्वी से। किससे? मतलब ऐसे ही समझ लो आप कि खाना किससे बनता है, भाप से कि गैस से? तो तुमने कहा भाप से, लेकिन हम गैस ही नहीं जलाए तो भाप का करो। समझ में आया बात नहीं यार? वो कंसेप्ट फिर रहने दो, नहीं तो लंबा हो जाएगा, इतने ही रहने दो। आगे बढ़ते हैं। विकिरण वो विधि है जैसे सूरज की ऊष्मा हम तक आती है बिना किसी माध्यम के, विदाउट मीडियम। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो सूरज की ऊष्मा हम तक कैसे आती है? तो विकिरण। सूर्य जो है, बहुत ऊष्मा है सूर्य के अंदर, हम तक केवल 1/2 अरब भाग ही पहुंचता है। सूर्य की ऊष्मा का कुल कितना? आधा अरब भाग। और एक छोटा सा अंश भी 23 खरब अश्व शक्ति के बराबर है। समझ में आया कुछ के नहीं आया? थोड़ा बहुत आएगा, हम जानते हैं। बहरहाल आगे बढ़ो। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है? कोई परिवर्तन नहीं। पहली बात देख लेना कायदे से, आयाम नहीं आवृत्ति पूछा। बोलो। तुम लोगों ने लोलक वाली घड़ी देखी है? अरे ऐसी घड़ी है, अरे भाई ये तो क्या मामला है? सफेद की कलर भी, वाइट ही पे वाइट थोड़ी चलेगा। ऐसी घड़ी नहीं देखी तुम लोगों ने? टन 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 घंटा बजता है। ये घड़ी की एक विशेषता है कि गर्मियों में स्लो हो जाती
गर्मियों में क्या? क्योंकि छड़ की लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो आयाम भी बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। और सर्दियों में छोटी हो जाती, आयाम कम हो जाता है तो आवृत्ति बढ़ेगी। वही झूला है। अब झूले पे क्या होता है, ये झूला है और इस पे कोई बैठा है, कोई लड़की बैठी मान लो, देखो या चुटिया ऊपर उड़ रही है पाँव नीचे। अब ये झूला झूल रही है, पेड़ की डाल बना देते लोग, समझ आया? अब एक खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? खड़ी हो जाएगी तो दूर तक जाएगी कि पास पास? अच्छा, लोलक की लंबाई घटी ना, तो मान लो वो चाहती कि हम सर्कस दिखाएं, उल्टी लटक गई, हाथ पकड़ के ये क्या हो जाती, लटक जाती है। लो भाई लटका दे। अब क्या होगा? अब आया दूर हो जाएगा ना, कम कैसे हो, आवृत्ति कम हो जाए। तो यही तो क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर एक इसकी रॉड की लंबाई बढ़ाओगे तो आवृत्ति घटेगी, आयाम बढ़ेगा। वही स्थिति के साथ है, खड़ा व्यक्ति क्या होगा, झूले पर दौलनों की संख्या क्या हो गया, बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर पाँव की लंबाई घट गई, जब खड़ हुई तो दोलन क्या हो जाएगा, आवृत्ति क्या हो जाएगा। आ गया बात समझ में? बात तो नहीं आ गया? जितना पास में जाएगी उतना ही क्या हो जाएगा। अब वो अपना फोर्स लगाए तो बात अलग, झूला ठीक है। बहरहाल आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जैसे यहाँ पर एक माध्यम, ये मान लो कि विरल माध्यम है, क्या हो जाएगा, और ये सघन है, डांसर। विरल से सघन में आएगा तो क्या हो जाएगा, अविलंब की हो रहा है। तो सघन से विरल में जाएगा अविलंब से। समझ में आया? आया हो तो बताओ, नहीं तो ना हो। नहीं आया हो तो वो साफ साफ कहा होगा कि नहीं आया। आया तुमको? नहीं आया ना? तुम्हें आया? तो बैठे का आए हो मुंह पर, या तमाशा देखने आए हो क्या? अदाड़ी थोड़ी है, बोलो कि नहीं आया। देखो समझे बात? ये देखो, ये कमरा है, इसमें 100 बच्चे बैठ सकते, एक बेंच पे चार चार बच्चे बैठते। समझ में आया बात? अब हमने कहा कि नहीं नहीं, आज तो छोटे कमरे बनी, बड़े हॉल में क्लास लेंगे। 500 का हॉल, ये कितने का था, 100 का। अब इसमें भी बेंचें पड़ी, तो आपने कहा कि सर अभी तो एक पे चार चार बैठे थे, मजा नहीं आ रहा था, अब एक पे अकेले बैठे। सघन से विरल में जाओगे, डाइवर्जन, एक स्प्रे की शीशी की नॉब दबाओगे तो वो स्प्रे, आपको समझ में आ गया भाई साहब कि नहीं आया कि नहीं? सघन से विरल में जाओगे तो फैलेगा, और विरल से सघन में आओगे तो, ठीक है ना? अब जितनी सघनता होगी उतना फैलेगा, जितना बड़ा हॉल उतना तो आराम से बैठोगे, कुछ लोग लेट जाएंगे। वो जितना छोटा होगा, है ना, जैसे अभी आराम से 3 बैठी हैं, कभी कभी हम इसी पे 4 4 8 9 9 लड़कियां बिठा रहे, कभी कभी 10। अधिकांश लड़कियां 100 ग्राम की हैं ही, मतलब 30 35 किलो से कोई वजन है, 30 35 किलोग्राम से वजन ज्यादा है नहीं, तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ। इस कमरे में जब क्लास स्टार्ट होता है, कभी कभी 2 बैच जुड़ जाते हैं, कभी कभी 3 बैच जुड़ जाते हैं। अभी एक बैच ऐसा था कि यहाँ पीछे बैठे थे, वहां भाई लोग खिड़की के उस पार, नदिया के पार, पिक्चर में एक दो नहीं, कम से कम 15 20। यहाँ स्थिति देखिए, एक बैच पे 10 10 लड़कियां थी, इसके बावजूद यहाँ पे 8 8 बच्चे बैठे थे, 8 8 लड़के। तो शुरुआत में जब नई नई क्लास चालू होती है तो तुम लोग वास्तव में चेला रहते हो, बाद में भाई साहब भी न्यूटन के पिताजी टनाटन निकले, ये साइंस का क्लास थोड़ी करते, लेकिन आता नहीं है कुछ, लेकिन न्यूटन के भैया टनाटन आए। समझ आया?
अब हमारे मुंह से एकदम निकल गया था कि तुम आईएएस बन जाओगे, हो सकता है भगवान ऊपर सुन ले वो बन जाए, लेकिन बात अलग है बनने वाले लक्षण नहीं है। अब हो भी सकता है कि हमारी बाड़ी जल्दी से गलत नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में बन जाए, लेकिन हम बता दिए कि वो लगन जो होना चाहिए वो, जैसे ये कम से कम 4 बार पढ़ चुकी है, लेकिन ये पढ़ती तो है और पढ़ती नहीं है। नहीं समझ में आया? क्लास में तो रहेगी, गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना आज्ञाकारी तो है, अभी 4 बार और पढ़ लेगी, लेकिन तुम हम कभी ना आओ, कोई दिक्कत, लेकिन तुम एक्शन दिखाओ। हमें आने ना आने से कोई मतलब नहीं है, हमें ये भी नहीं है कि तुम बहुत बढ़िया रहो, बिगड़ी रहो, तुम दारू पियो खूब, लेकिन सिलेक्शन दिखाओ। तुम सिलेक्शन के बाद चौराहे पे पिटोगे, कोई कहेगा कि सर आपका चेला है, हम कहेंगे हाँ हम हमारा चेला, बोलो हम भी पिट लेते हैं, लेकिन तू सिलेक्शन तो दिखा दे भाई। समझ आया बात? करें तुम जो कुछ करना है वो करो, यहाँ ये जमाना सच्चिदानंद बनने का नहीं है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए। अब आप समझ में आया तुमको कि नहीं आया? बहुत अच्छी स्टूडेंट हो बहुत, लेकिन तुम पढ़ती नहीं हो, ये समझ में आगे नहीं आगे दिक्कत वाली बात। ठीक है, तुम्हें जो कुछ पूछा जाए वो तुरंत बताना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, साइंस जब क्लास चलती थी तो नोट सामने रोता था, अब तो बता भी देते, अब तो यहाँ टेस्ट ही है ना, बताओ सही कहा कि नहीं कहा? अच्छा तो कोई दिक्कत। तारों के टिमटमाने का क्या कारण है बोलो? तारे जो टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जैसे कारण अपवर्तन के कारण, सुन लो उदाहरण आज कायदे से। पानी में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती, नंबर फर्स्ट। पानी में पेंसिल पड़ी है तो कैसी दिखाई देगी? नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, नदी की गहराई सामान्य से कम, मान लो नदी में 10 रुपए का सिक्का डला, तो तुम सोचे कि क्या बात, अभी उठाते, इतने में तुम खुद क्योंकि जितनी गहराई तुमको दिख रही उतनी है नहीं, ज्यादा है। समझ में क्या नहीं है? दूसरी बात, सूर्योदय के कुछ पहले सूरज आया नहीं तुम्हारे, सूरज आपके सामने नहीं आया लेकिन दिख रहा है, इसके कारण अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के बाद सूर्य तो डूब चुका है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, 4 डिग्री 16 मिनट सूर्य हमारे 180 डिग्री के विपरीत हो जाता है, फिर भी हमें दिखाई देता है। और चौथा है तारों का टिमटिमाना। ये जो हमारी पृथ्वी है बेटा वो घूमती है ना, पृथ्वी घूमेगी ना कितनी गति से, ये जो है ना पृथ्वी अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर पर घावर, इसके चारों तरफ जो वायुमंडल है वो भी घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी तो हम लोग भी घूम रहे हैं। अब चूंकि घूमते हुए पे ही पैदा हुए, घूमते ही पे ही मरेंगे, बाहर निकलो तो समझ में आता है, अगर तुम बाहर निकल जाओगे तो दिन रात नहीं होगा। समझ में? आधुनिक फिजिक्स के जन्मदाता स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि हम पृथ्वी से उतर जाएंगे तो बूढ़े नहीं होंगे। उतरो तब ना, यहाँ ब्रेक थोड़ी लगना, गलती में उतरो। जैसे रॉकेट जाता है तो वो पहले पृथ्वी के साथ साथ दौड़ता है, जैसा पृथ्वी की गति होगी बस ये दौड़ेगा, थोड़ा दूर दूर होता जाएगा, अपनी गति को सेटअप करते जाएगा, और जब देखेगा कि हमारा जी का मान खत्म होने वाला है, अपनी गति पकड़ लो। अब रॉकेट में तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना साथ देगी, तो पृथ्वी से तुम उतर जाओगे तो तुम्हारी एज कांस्टेंट हो जाएगी। ये कहा था स्टीफन हॉकिंस, उन्हें भगवान का मान कुछ नहीं होता। और 23 साल में उनको बीमारी हो गई जिसका नाम था न्यूरॉन मोटार। डॉक्टर ने कहा अमेरिका में कि तुम्हारे पास केवल 3 महीने का समय है, कितना, बाद में 70 साल बाद मरे। दिमाग में जो सोचते थे वही लिखता था। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 2 एडिशन लिखे, बाद में लिखे कि हाँ भाई हम ये तो नहीं जानते हैं गॉड होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। समझ में गया? अगर भगवान ना होते तो ये सब कुछ नहीं होता। होते भगवान के नहीं, कॉन्फिडेंस से नहीं कह रही हो।
अच्छा होते हो, पूजा करती हो। इसका आंसर बता दिए हम तुम्हें क्या। फ्यूज कंडक्टर किस सिद्धांत का कार्य करता है बोलो। विद्युत के आंतरिक प्रभाव पर, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर एक फ्यूज कंडक्टर लगा होता है। इसमें एक तार जुड़ा होता है, किसका तार किसका है। लाठी आठी ला के लेके बैठा करो कल, लाठी रख दिया करो समझा। ये तार सीसा प्लस टिन किसका, किसका। हाँ अगर तुम भूल जाओ तो सीटी बजा दे, थोड़ा देख के बजाना तो पिटो अलग। तो गुरु जी ने बताया था, समझ आ गया। सी टी सीसा। और अब एमसीबी का प्रयोग होने लगा है, तो इसका जैसे ही तापमान बढ़ेगा ये गल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, ठीक है ना। बल्ब में टंगस्टन, बल्ब में टंगस्टन, हीटर में नाइक्रोम, निकल क्रोमियम, और फ्यूज कंडक्टर में सीसा। और समझ में आ गया नहीं है तो ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए बैटरी का है, क्या कहेंगे, प्रेरक, संधारित्र, परिणाम मित्र के ट्रांजिस्टर। बोलो। नींबू के रस में क्या होता है बोलो जल्दी। टमाटर में कौन सा, टमाटर। दहन कैसी क्रिया है। ये सब रटन तो क्वेश्चन है, रटन का कोई मतलब नहीं होता, रटन में हम विश्वास ही नहीं करते। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हाँ। मेडिकल डिवाइस या खिलौने कह लो, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म बताओ। पॉली बनाए, पीवीसी का फुल फॉर्म। आज जितना भी क्रांति है, बिना पीवीसी की क्रांति संभव नहीं। जितने भी खिलाने खिलौने हैं, जितने भी प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है, वो सब क्या है। हाँ क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी। अब देखो ये समझाने लायक है, थोड़ा तो समझा, वो समझाने लायक थे। विटामिन की खोज कौन किया बोलो। विटामिन की खोज किया था लूनिन। कौन किया था। इसको विटामिन नाम दिया था फंक, 1912 में। खोज किया था 1887। विटामिन आर टू टाइप्स, एक तो जल में घुलनशील, किसमें, जल में घुलनशील। समझ में आया बात। वाटर डाइल्यूटेड। दूसरा वसा में घुलनशील, ठीक ना। जल में घुलनशील विटामिन, वसा वाला ए, डी, ई। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। बीमारी कौन सी, रतौंधी। क्या क्या होता है इसमें, रतौंधी में क्या होगा। तुम्हें दिखाई देता रात में, अगर तुमको रात में दिखाई देता तो तुम उल्लू हो। कैल्सी फेरा है, केवल उल्लू को ही दिखाई देता है।
रिकेट्स बेटा कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तुम्हें देता है ना, तो तुम्हें नहीं है ना बेसिक। अरे यार तुम्हें तो दिखाइए नहीं होती तब। हाँ, ठीक है। ऊपर परत आ जाती है, वही फैटी एसिड। और एज के ये जो हमारा लेंस होता है आंख वाला, वो सिलियरी कोशिकाओं का बना होता है। और ये जैसे हम दूर देखते हैं तो 1 मिनट में पतला, दूसरे मिनट में मोटा, ये चलता रहता है, पढ़ाए हैं। तो अब लेंस में कुछ परतें बहुत समय तक कैसे हो जाती है, डेड सेल हो जाती है। एक तरह से वही मोतियाबिंद समझ लो, वो मोतियाबिंद को हटा दोगे तो आंख जहाँ की तहाँ सही हो जाती है। ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद से, ठीक है ना। तो गोफरा नैप्टोकोइम, इससे थक्का, तो इससे जनन मांसपेशियां कमजोर। ठीक ना। अब जल में घुलनशील कौन है? B1, B2, B3, B4, नहीं सॉरी, B3 के बाद B5, कौन सा? B6, B7, B9, B12। B1 का नाम थायमीन, कौन सा? रोग का नाम बेरी। आगे वसन क्वेश्चन हमारा क्या था? कहाँ गया क्वेश्चन? बेरी बेरी रोग, कौन सा? कोई दिक्कत? सही आ गया, ठीक ना। अब अपने पे आ जाते हैं। थायमीन की कमी से कौन सा बेरी बेरी? B2 का नाम राइबोफ्लेविन, सुना है नाम? कौन सा? इसमें बीमारी कीलोसिस, कीलोसिस का मतलब होठों के किनारे वाले भाग फट जाते हैं। हाँ तो लिपस्टिक लगाओ, नहीं? अच्छा, विटामिन B2 का स्रोत तो आगे भी देखो। B3, बोलो। नियासिन, कौन सी बीमारी? अरे बीमारी का नाम बताओ। पेलाग्रा, ये बच्चों को ज्यादा होता है, नुकीली फुंसियां निकल आती हैं स्किन पर। समझ में आया बात? का नहीं है। B5 को पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम, बाल भी झड़ने लगते हैं, इसको पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। समझ में आया बात? इसमें एनीमिया, एनीमिया का नाम सुना है ना? अरे ब्लड की कमी। हाँ सब दवाएं हैं, पैसा है तुम्हारी जेब में? बस ठीक, हमसे मिलो तो। B7 को बायोटीन कहते हैं। ये बायोटीन तो बिल्कुल, बायोटीन जो है ना, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। और ये बालों ही वाला है, बाल झड़ना। B9 को कहते हैं फोलिक एसिड, क्या कहते हैं? फोलिक एसिड, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा? एनीमिया। समझ में आ गया नहीं आ गया? B12 का नाम है साइनो कोवैलोमिन, साइनोकोवैलोमिन। एकमात्र विटामिन है जहाँ कोबाल्ट है, तो इसमें भी एनीमिया। अब यहाँ बचा था एक विटामिन, विटामिन C। समझ में आ गया? C का रासायनिक नाम
स्कार्ब, समझ में आ गया? कौन सी बीमारी? स्कार्ब। सबसे बड़ा स्रोत है आंवला। नींबू तथा नींबू की प्रजाति, मतलब नींबू के मामा मौसी, ठीक है। उसका आंसर बता दिए थे हम आपको, इसका आंसर बता दिए ना। आप आंसर आगे बढ़ो, और समय हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ग्राम अधिकतर ऊर्जा बताओ? वसा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वसा, अरे तुम्हें सब आता है। हाँ, इसके बाद दांतों की सड़न जब शुरू होती है तो मुंह का पीएच मान कितना? भाई लार का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच होता है। पीएच मान घटेगा तो मुख से बदबू आने लगेगी, और इससे क्या हो जाएगा? दांतों में सड़न चालू हो जाएगी, पायरिया। आगे बढ़े हम लोग। लैरिक्स या स्वर के यंत्र, ये गले में जो होता है ना लैरिक्स, यहाँ गले में ग्रास नली है हमारी, यहाँ से एक स्वर यंत्र से एक पाइप जुड़ा है, श्वास नली। फूड पाइप से बिंड पाइप जुड़ा है, तो बिंड पाइप के ढक्कन है होता है मुख पर, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? समझ में आया बात? नहीं, तो जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। भोजन करते हैं तो सॉरी, भोजन करने पे बंद, सांस लेने पे खुल जाता है। ये सब खोलना बंद करना दिमाग से कंट्रोल। कभी कभी दिमाग कहीं और लगा है, मोबाइल देख के खाना खाते हो, सही कहा ना? अब मोबाइल में कोई ऐसा सीन आ गया कि दिमाग ज्यादा लग गया, ढक्कन ठीक से बंद ना हुआ, तो भोजन का जो कुछ कण है वो श्वास नली में चला जाए। अब भैया भोजन का ऐसा है ना कि इनहेल कहीं है और एक्सेल कहीं है, एक्सहेल कहीं है, लेकिन सांस का तो वहीं से खाना, सांस जाना वहीं से वापस। अब भोजन के कुछ कण जाएंगे तो फिर खांसी आएगी। अब तक, जब तक वो कण पुनः ग्रास नली में, समझा कि नहीं? तो खाना खाते समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? हाँ समझ लो। नहीं नहीं, खूब चलाओ। हाँ, बॉल बड़ा पित्ताशय के नीचे होता है, इसमें पित्तरस होता है, यकृत के नीचे पित्ताशय। लाल रुधिर कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? बॉन मैरो। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी? किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को संभव करने के कार्य कौन करता है? मतलब कुल मिला के शरीर को संतुलन करने का काम किसका है? कान का। कान का मुख्य काम क्या है? संतुलन बनाना, ना कि सुनना। सेकंड काम सुनना है। कान के अंदर इंटरनल ईयर में एक लिक्विड होता है जो बॉडी को बैलेंस करता है। अगर मान लो तुम ऐसे पेंसिल उठा रहे हो और तुम्हारा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो गिर जाओगे, तो संतुलन बनाने का काम कौन करेगा? पश्चिम मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। क्या होता है? जैसे मस्तिष्क जो होता है, अग्र में क्या होता है? सेरिबेलम, डाइंसुबुलम, थैलमस, हाइपोथैलमस, फिर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल, और सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगा। ठीक है, पढ़ाए हैं। कोई चीज ऐसा ऐसा नहीं है कि पढ़ाए ना हो, तुम तो पढ़ी हो ना। नोट्स पलट के देखना, एक क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो, आए हुए क्वेश्चन याद हो तो नोट्स को देखो ना। श्वेत क्रांति, और जनक कौन कहा जाता है? किस पादप को, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाक मतलब भोजन, शाक मतलब भोजन के साथ जो लेने वाला, वो शाक वाला। उसमें ऊर्जा का एक कैलोरी यांत्रिक किसका लगभग होता है? तो बस कहानी खत्म। नमस्कार।